हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 6th सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के बारे में, जो कि आता है आपका स्किल एनहेंसमेंट कोर्स के अंतर्गत। बुक का नाम है कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग, संघर्ष और शांति निर्माण, ये आपकी बुक का नाम है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट 4 के पार्ट सी की। यूनिट 4 के पार्ट ए और बी और साथ में यूनिट 3 तक सब कुछ हमारे चैनल पर अवेलेबल है, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस कंप्लीट सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट की मिल जाएगी। आप जाके जितने भी वीडियो है एक्सेस कर सकते हैं और देख सकते हैं, ताकि आप एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स पा पाए। यूनिट जो 4 है उसका नाम है संघर्ष, प्रतिक्रियाएं, कौशल और तकनीक। यूनिट 4 का जो पार्ट सी है उसका नाम है ट्रैक, कूटनीति, ट्रैक 1, ट्रैक 2 और मल्टी ट्रैक। ये जो मल्टी ट्रैक वाला जो आपका है टॉपिक है, ये आपके एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था। जब हम इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे तो हम आपको ये वाला क्वेश्चन भी वहां दिखाएंगे मल्टी ट्रैक से रिलेटेड। बात करें, जितने भी नोट्स आपके बनाए गए हैं इंटरनेट का यूज करके और आपके स्टडी मटेरियल को यूज करके बनाए गए हैं, जो कि एसओएल की वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो कोई भी कंटेंट आपके आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट नहीं है या आउट ऑफ द बुक नहीं है। बात करें पहले टॉपिक की, वो आता है कूटनीति की परिभाषा के बारे में। तो परिचय देखते हैं। कूटनीति शब्द का मूल और इसकी परिभाषा समय के साथ साथ विकसित हुई है। ठीक है, कूटनीति की परिभाषा शुरुआत में कुछ और थी, आज कुछ और है। ठीक है, तो क्या हुई है? विकसित हुई है। यह एक महत्वपूर्ण राजनीतिक गतिविधि है जो बिना बल प्रयोग के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को संचार और समाधान के माध्यम से स्थिर और सुदृढ़ बनाने का प्रयास करती है। आप इसको देखिए, इस प्रकार से समझिए इसको कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि ये एक महत्वपूर्ण राजनीतिक गतिविधि है, राजनीति में होने वाली एक प्रोसेस है जो बिना बल प्रयोग, ठीक है, मतलब बिना बल प्रयोग के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को संचार और समाधान के माध्यम से स्थिर और सुदृढ़ बनाने में प्रयास करती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संबंध है, हो सकता है भारत अमेरिका के, भारत नेपाल के, कोई भी देश के या कई सारे देशों के संबंध एक दूसरे से जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को संचार और समाधान, ठीक है, संचार मतलब एक दूसरे से बातचीत करके, संचार करके, और समाधान के माध्यम से जो संबंध है उन्हें स्थिर, मतलब एक आप कह सकते हैं कि टिकाऊ बना रखा है, और सुदृढ़ बनाने में क्या कर रहा है? प्रयास कर रहा है। तो कूटनीति क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संबंध है उनको स्थिर और सुदृढ़ बनाने की एक प्रोसेस है। कूटनीति का उद्देश्य शांति बनाए रखना और राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देना है। कूटनीति का उद्देश्य क्या है? कि शांति बनी रहे और राष्ट्रीय हित, किसी भी देश के जो राष्ट्रीय हित है वो उनको बढ़ावा मिले, ये कूटनीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अब एक बार कूटनीति की परिभाषा को भी देख लेते हैं। कूटनीति का सामान्य अर्थ है राज्य और अन्य अंतर्राष्ट्रीय कारकों के बीच संवाद, बातचीत का माध्यम। कूटनीति क्या है? कि राज्यों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय कारकों, मतलब आप राज्यों के, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं देशों की, ठीक है, देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संवाद और बातचीत करने का माध्यम है कूटनीति। कूटनीति के माध्यम से हम अन्य देश से बात करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये कूटनीति बात करने का कोई प्रोसेस है, नहीं। कूटनीति एक प्रकार से उस चीज को कहा जाता है जिसमें हम अन्य देशों से बातचीत कर रहे हैं, कोई हमारा विवाद है तो उसे सॉर्ट आउट करा जा रहा है, तो ये सारा का सारा कूटनीति के अंतर्गत आ जाता है। इसका मुख्य लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना और बढ़ावा देना है। कूटनीति का मुख्य लक्ष्य क्या बताया गया है? देखिए, अलग अलग जगहों पे कूटनीति का अलग अलग लक्ष्य हो सकते हैं। यहाँ पे कूटनीति का लक्ष्य क्या बताया जा रहा है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देशों की बातें कर रहे हैं तो एक अच्छा विश्व क्या होगा जहां पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा होगी। तो कूटनीति का काम क्या है? कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा बनाए रखना और उसको बढ़ावा देना। ठीक है, बढ़ावा देना ताकि और ज्यादा से ज्यादा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाए, सही प्रकार से अपना रहे। कूटनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक उपशास्त्र है जो विदेशी नीति का मुख्य निर्धारक भी है। ठीक है, विदेश नीति का मुख्य निर्धारक या फिर हम कहें विदेश नीति का जो फेस होता है उसके अंतर्गत कूटनीति को काफी इंपॉर्टेंस दी गई है। यह राजनयिकों और अन्य अधिकारियों के माध्यम से संवाद संचार को प्रोत्साहित करता है ताकि विभिन्न देशों के बीच विवाद का शांतिपूर्ण समाधान किया जा सके। ठीक है, तो राजनायक होते हैं ऐसे लोग जो कि अंतर्राष्ट्रीय या फिर देश के स्तर पर क्या कर रहे हैं? देश को संभालने का काम कर रहे हैं राजनायक। राजनायक और अन्य अधिकारियों के माध्यम से संवाद और संचार
को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, कूटनीति के अंतर्गत क्या होता है, राजनयिक जो है वो बातचीत करते हैं, माध्यम से संवाद करते हैं, एक दूसरे से संचार करते हैं, ताकि विभिन्न देशों के बीच में जो विवाद है वो शांतिपूर्ण ढंग से समाधान किया जा सके। ठीक है, तो कूटनीति के अंतर्गत हम बातचीत करते हैं, अपने देशों के साथ संबंध बनाते हैं, और साथ के साथ हमारा अगर कोई विवाद है तो वो सब हम उसे सॉर्ट आउट करते हैं। तो ये जितना भी कंप्लीटली अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रोसेस हो रहा है वो कूटनीति के अंतर्गत आता है। अब आता है कूटनीति के तत्वों की बात करते हैं। पहला आता है संवाद और संचार। कूटनीति का प्राथमिक साधन क्या है, संवाद है। कूटनीति का जो आप कहें कि सबसे पहला जो काम है, प्रोसेस है, वो है संवाद, बातचीत करना। यह देशों के बीच खुली और स्पष्ट बातचीत को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, कूटनीति क्या करता है, देशों के बीच में खुली और स्पष्ट, मतलब खुले तौर पे बातचीत हो, कोई भी बात छुपाई ना जाए, और स्पष्ट बातचीत हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप कह कुछ रहे हैं कर कुछ रहे हैं, तो वो स्पष्ट तौर पे नहीं हो रहा है। ठीक है, तो खुली बातचीत हो और स्पष्ट बातचीत हो, ताकि गलतफहमियों को दूर किया जा सके और समस्याओं का समाधान किया जा सके। ठीक है, गलतफहमियों को दूर करना और समस्याओं का समाधान करने के लिए खुली बातचीत और स्पष्ट बातचीत होना एक आवश्यक चीज है, और यह कूटनीति का एक तत्व है। समझौता। कूटनीति के माध्यम से देशों के बीच समझौते और अनुबंध होते हैं। कूटनीति के माध्यम से क्या होता है, देशों के बीच में समझौते होते हैं, अनुबंध होते हैं। ये समझौते व्यापार, सुरक्षा, पर्यावरण और अन्य क्षेत्रों में हो सकते हैं। ठीक है, एक देश में देखिए काफी सारे सेक्टर्स होते हैं। हम क्या बात करें, एक व्यापारिक सेक्टर होता है, ठीक है, एक सुरक्षा का सेक्टर होता है, एक पर्यावरण का सेक्टर होता है, एक समाज का सेक्टर हो गया, एक एजुकेशन का सेक्टर होगा। कोई भी सेक्टर है तो क्या है कि समझौते आपके देशों के बीच में हो रहे हैं। ठीक है, तो उसका क्या है, ये समझौते किसी भी सेक्टर में हो सकते हैं। व्यापार के सेक्टर में आपको देखने को मिल सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दो बड़ी बड़ी कंपनियों के बीच में जो व्यापार है उसके सेक्टर में आपको समझौता देखने को मिला, सुरक्षा के सेक्टर में समझौता देखने को मिल जाता है, पर्यावरण या अन्य जो क्षेत्र है इनमें समझौते देखने को आपको मिलेंगे। तो ये एक कूटनीति का तत्व है, समझौता। तीसरा तत्व है रणनीतिक साझेदारी। कूटनीति के जरिए देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी स्थापित की जाती है। यह साझेदारी विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और समर्थन को बढ़ावा देती है। कूटनीति के जरिए, मतलब कूटनीति के माध्यम से देशों के बीच में रणनीतिक साझेदारी, ठीक, रणनीति बनाकर साझेदारी स्थापित की जाती है, और यह साझेदारी क्या करती है, सहयोग और समर्थन प्रदान करती है और उसको बढ़ावा भी देती है। अब कूटनीति के कुछ उदाहरणों को देख लेते हैं, जिससे आप जो हमने ऊपर बात करी है वो आप समझ पाएंगे अच्छे प्रकार से। भारत और पाकिस्तान के बीच में शांति वार्ता। भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक वार्ता कई बार हुई है, ताकि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद और अन्य समस्याओं का समाधान किया जा सके। ठीक है, अब देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में, देखिए आपको पता ही है कि काफी सारे मुद्दे हैं जो कि समस्या का कारण बने हुए हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि उन मुद्दों के ऊपर भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कूटनीति वार्ता है, या फिर हम कहे शांति वार्ता है, वो हुई है। ठीक है, उसी वार्ता के कारण जो मुद्दे हैं उनको शांत किया जा चुका है, करने की कोशिश की जा रही है, और सीमा विवाद काफी हद तक है, तो इसका समाधान खोजने का काम चल रहा है। तो ये सारा काम किसके द्वारा होता है, कूटनीति के द्वारा। कि जब हम अन्य देश के साथ बैठ के बातचीत करते हैं, हमारे जो मुद्दे हैं उनके ऊपर बातचीत करते हैं। दूसरा आता है जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता। पेरिस समझौता एक कूटनीतिक पहल है जहां विभिन्न देशों ने मिलकर जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए साझा रणनीति और उपायों पर सहमति बनाई। ठीक है, जलवायु परिवर्तन जो क्लाइमेट चेंज है, काफी बड़ा आप कह सकते हैं विश्व के लिए क्या है, समस्या है। तो इसके ऊपर एक पेरिस समझौता हुआ था। तो इसके अंतर्गत क्या हुआ कि पेरिस समझौते के अंतर्गत कई सारे देशों ने मिलकर एक क्या ढूंढा, साझा रणनीति और उपाय पर अपनी सहमति जताई, और सहमति आप कहें कि अपनाई कि भाई हम लोग भी जो जलवायु परिवर्तन है उसको रोकने के लिए क्या करेंगे, काम करेंगे। तो क्या हुआ, यहाँ पे कई देश साथ में आए, उन्होंने बैठ के बातचीत करी, एक समाधान निकाला, किसके लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए, और एक समझौता किया जिसका नाम था पेरिस समझौता। फिर आता है संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन। संयुक्त राष्ट्र विभिन्न देशों में शांति बनाए रखने के लिए कूटनीतिक मिशन का आयोजन करता है। संयुक्त राष्ट्र क्या करता है, विश्व के कई सारे देश हैं, ठीक है, अलग अलग देश में जहां पे परेशानियां चल रही हैं, दो देशों के बीच में विवाद चल रहे हैं, तो उनको समाप्त करने के लिए क्या करता है, शांति मिशन जारी करता है, उनका आयोजन करता है। ये मिशन विवादित क्षेत्रों में स्थिरता और शांति लाने का प्रयास करते हैं। ये मिशन क्या करते हैं, विवादित क्षेत्र जहां पे विवाद चल रहा है उन क्षेत्रों में शांति लाने का काम करते हैं। अब कूटनीतिक दृष्टिकोण भी है कुछ, इन दृष्टिकोण को देख लेते हैं। कूटनीति के विभिन्न दृष्टिकोण होते हैं जो इसे अधिक प्रभावी बनाते हैं। इनमें कुछ प्रमुख दृष्टिकोण निम्नलिखित बताए गए हैं। ठीक है, हम दृष्टिकोणों को देख लेते हैं।
मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी, यह दृष्टिकोण विभिन्न स्तरों पर कूटनीति को शामिल करता है। ठीक है, ये जो आप कहें दृष्टिकोण है, ये अलग अलग स्तरों पर कूटनीति को अपने अंतर्गत शामिल करता है, जिसमें सरकारी और गैर सरकारी संगठन, ठीक है, सरकारी संगठन जो कि सरकार के अंतर्गत काम करते हैं, गैर सरकारी जो सरकार के अंतर्गत काम नहीं करते संगठन, व्यावसायिक संस्थान, नागरिक समाज और अन्य शामिल होते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है, कूटनीति को शामिल करता है, तो इसके अंदर कई सारे आप कहें कि संस्थान शामिल होते हैं, सरकारी गैर सरकारी संगठन हो गए, व्यावसायिक संस्थान हो गए, नागरिक समाज हो गया और अन्य काफी सारे लोग इसमें शामिल होते हैं। इसका उद्देश्य व्यापक संवाद संचार के माध्यम से समस्या का समाधान करना होता है। तो इसका उद्देश्य क्या है, मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी का उद्देश्य क्या है कि व्यापक संवाद, मतलब बड़े स्तर पर संवाद किया जा सके, संचार किया जा सके और इसके माध्यम से जो समस्या है उसका समाधान किया जा सके, समाधान करने का काम किया जाता है। फिर आता है सॉफ्ट पावर, यह दृष्टिकोण सांस्कृतिक, वैचारिक, नैतिक प्रभाव का उपयोग करता है। ये जो सॉफ्ट पावर है, इसके अंतर्गत कौन से चीजों का प्रयोग किया जाता है, सांस्कृतिक, वैचारिक और नैतिक प्रभावों का प्रयोग किया जाता है। संस्कृति से रिलेटेड जो चीजें हैं उनका प्रभाव का प्रयोग किया जाता है, ताकि बिना बल प्रयोग के अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। ठीक है, ताकि बिना बल प्रयोग, बिना शक्ति को लगाए, बल प्रयोग को लगाए जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति की जा सके, अगर कोई मुद्दा है तो उसको समाप्त किया जा सके। ठीक है, सॉफ्ट पावर के माध्यम से देश के बीच आपसी समझ और सहयोग को बढ़ावा दिया जाता है। सॉफ्ट पावर के द्वारा क्या होता है, सॉफ्ट पावर का जो दृष्टिकोण है उसके कारण देश के बीच में या देश में आपसी समझ को बढ़ावा दिया जाता है और सहयोग को बढ़ावा दिया जाता है। फिर आता है ट्रैक टू डिप्लोमेसी, यह अनौपचारिक और गैर सरकारी स्तर पर कूटनीति को शामिल करता है। ठीक है, ट्रैक टू डिप्लोमेसी की हम बात करें तो ये क्या होता है, अनौपचारिक मतलब अनऑफिशियली और गैर सरकारी, ऐसे संस्थान जो कि गैर सरकारी है, मतलब नॉन वो गवर्नमेंट है, स्तर पर कूटनीति को शामिल करता है, जहां निजी व्यक्ति, शिक्षाविद, अन्य विशेष संवाद और वार्ता के माध्यम से समस्या का समाधान करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, निजी व्यक्ति जो आप कहें कि अलग अलग लोग मिलके जो समस्या है उसका समाधान करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए बातचीत करते हैं। इसका उद्देश्य औपचारिक कूटनीति वार्ता का पूरक बनना है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है कि अनौपचारिक, देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, इसमें बैठते तो लोग वो हैं जो अनौपचारिक है, अनऑफिशियल्स है, परंतु इसका उद्देश्य क्या है, ताकि वो औपचारिक कूटनीति की वार्ता के पूरक बन सके। जितनी औपचारिक कूटनीतिक वार्ता इंपॉर्टेंट होती है उतनी ही ये उसके पूरक बन सके, मतलब उसके समान बन सके। ठीक है, तो ये तीन हम दृष्टिकोणों को देखते हैं। पहले आता है मल्टी ट्रैक, जिसमें आप कहें कि अलग अलग स्तरों पर जो कूटनीति है उसमें शामिल किया जाता है, कई सारे लोग, सरकारी लोग और नॉन सरकारी जो है वो शामिल होते हैं। सॉफ्ट पावर में सांस्कृतिक चीजों का और वैचारिक चीजों का प्रयोग किया जाता है, ताकि समस्या को सही प्रकार से और शांति ढंग से समाप्त किया जा सके। और फिर आता है ट्रैक डिप्लोमेसी, जो कि अनौपचारिक तौर पे की जाती है, जिसमें ज्यादातर लोग जो है वो अनौपचारिक होते हैं, सरकारी कोई भी नहीं होता। ठीक है, परंतु इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि वो औपचारिक कूटनीति के पूरक, उसके समान बन सके। कूटनीति के उदाहरण मतलब किन लोगों ने कूटनीति के बारे में बताया था। पहले आते हैं मैकियावेली ने अपनी द प्रिंस में कूटनीति का महत्व को उजागर किया है। उन्होंने द प्रिंस नाम की एक पुस्तक लिखी। ठीक है, उसमें उन्होंने कूटनीति का महत्व को बताया है। उन्होंने कूटनीति को छल और पाखंड के रूप में परिभाषित किया है। ठीक है, कूटनीति को छल और पाखंड के रूप में परिभाषित किया। आप देखिए, इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि कूटनीति क्या है। कि देखिए, हमारा देश है भारत, अगर हमारा किसी के साथ मुद्दा है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, तो हम बैठ के बातचीत करेंगे। ये बातचीत कूटनीति मतलब पूरी दुनिया के आगे नहीं होती, केवल देश के कुछ ऑफिशियल्स के बीच में होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो हमें पता होगी, नहीं, आपको हो सकता है या हमें हो सकता है ना पता उस बारे में, परंतु वो कूटनीति हुई, छुपे रूप में हुई, और जो आप कहें कि समस्या आती है उसका हल करने के लिए काम किया गया। तो यहाँ पे हो सकता है कहीं पे भी, जैसा मैकियावेली ने बताया, उन्होंने बताया कि हम इसको छल के रूप में और पाखंड के रूप में परिभाषित किया। ठीक है, तो क्यों करा, क्योंकि देखिए, हो सकता है हम छल करके भी अपनी जो समस्या उसको सॉल्व कर सके। ऐसा नहीं है कि हम कर रहे हैं, परंतु कई देशों में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कई जो मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, जिससे अगर सरकार परेशान है तो हो सकता है छल करके उन मुद्दों को हटाने की कोशिश की जा सके। तो ये सारा का सारा कूटनीति के अंतर्गत आता है। मैकियावेली ने कूटनीति को आधुनिक नीति के रूप में भी देखा है। फिर आते हैं हांस मार्गेथो ने कूटनीति को राज्य और अन्य कारकों के बीच संबंधों के बंधन के रूप में परिभाषित किया है। ठीक है, तो इन्होंने कूटनीति को किस प्रकार संबंधित बताया है कि कूटनीति को राज्य
और अन्य कारक के बीच में संबंधों के बंधन, मतलब संबंधों का बंधन है कूटनीति, जो कि राज्य और अन्य कारकों के बीच में है। उनके अनुसार कूटनीति मुख्यतः विदेश नीतियों को सलाह, आकार, लागू करने से संबंधित है। ठीक है, तो ये बताते हैं कि कूटनीति जो है ना, वो मुख्य रूप से विदेश नीति को सलाह देने के लिए, उसको आकार देने के लिए और उसको लागू करने के लिए संबंधित है। अब बात करें निष्कर्ष की, कि जो हमने कूटनीति के बारे में पढ़ा, इसके टॉपिक को एक बार उस प्रकार से उसके निष्कर्ष देख लेते हैं। कूटनीति एक महत्वपूर्ण और अनिवार्य गतिविधि है जो देश के बीच शांति और स्थिरता बनाए रखने में सहायता करती है। अब देखिए, कूटनीति से तात्पर्य है कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कूटनीति का प्रयोग कर सकते हैं और देश के अंदर भी कूटनीति का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है देश के जो दो बड़े बड़े पक्ष हैं, उनके बीच में किसी चीज को विवाद लेकर चल रहा हो, ठीक है, वो विवाद काफी हिंसक हो, कहीं हद तक हम कूटनीति का प्रयोग करके उस विवाद को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कूटनीति इंटरनेशनल लेवल पे भी देखने को मिलेगी और इंटरनेशनल लेवल पे भी आपको देखने को मिलेगी। विभिन्न दृष्टिकोणों और तत्वों के माध्यम से संवाद और समझौते को प्रोत्साहित करते हैं। कूटनीति क्या करती है, अलग अलग दृष्टिकोणों से या अलग अलग तत्वों से, संवाद से, समझौते से उसको प्रोत्साहित करती है। ठीक है, दृष्टिकोण और तत्वों के माध्यम से संवाद और समझौते को प्रोत्साहित करती है कि भाई कूटनीति के अलग अलग दृष्टिकोण है, उनके तत्व है, उन तत्वों का प्रयोग करके हम लोग संवाद भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई समझौता भी कर सकते हैं, तो उसको प्रोत्साहित करती है। कूटनीति के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय संबंधों को स्थिर और सुदृढ़ बनाया जा सकता है, जो विभिन्न विवादों और शांतिपूर्ण समाधान संभव कर सकता है। कूटनीति के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो संबंध है अन्य देश के साथ, उसको हम और ज्यादा पक्के बना सकते हैं, ताकि जो व्यवस्था है वो अच्छे प्रकार से चल सके और जो विवाद है वो शांतिपूर्ण ढंग से समाधान हो सके। तो आई होप आप कूटनीति के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, कूटनीति का एक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत कोई भी जो मुद्दा है, ठीक है, समस्या है, उसका समाधान ढूंढने के लिए क्या करा जाता है, काम किया जाता है। इसके अंतर्गत सारे प्रोसेस आ जाते हैं कूटनीति के अंतर्गत। ठीक है, सरकार जितना भी कुछ कर पाएगी वो सारा का सारा कूटनीति के अंतर्गत आता है। बात करें ट्रैक 1 कूटनीति की। ठीक है, देखिए यहाँ पे ट्रैक 1 है, वैसे तो कई सारे ट्रैक है जो हम आगे देखेंगे, पर जो इंपॉर्टेंट है वो ट्रैक 1 है, ट्रैक 2 है और एक मल्टी ट्रैक है। ठीक है, मल्टी ट्रैक जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको शुरुआत में भी बताया, प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। जब हम क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ट्रैक 1 की बात करें, ट्रैक 1 कूटनीति का मतलब सरकारों के बीच आधिकारिक और पारंपरिक कूटनीति संवाद से होता है। अब देखिए, अब ट्रैक 1 में क्या है, सारे के सारे ऑफिशियल्स होंगे। ठीक है, गवर्नमेंट के लोग होंगे, गवर्नमेंट से रिलेटेड जो संस्थान है उनके लोग होंगे, कोई भी अनऑफिशियल या फिर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसमें शामिल नहीं होगी। तो इसका क्या मतलब है कि सरकार के बीच आधिकारिक, पारंपरिक, कूटनीतिक संवाद से होता है। ट्रैक 1 का क्या मतलब है कि सरकारों के बीच में जो आधिकारिक और पारंपरिक कूटनीति, मतलब पारंपरिक जो संवाद हो रहा है, वो ट्रैक 1 के अंतर्गत आता है। इसमें दो या दो से अधिक देशों के बीच सीधे सरकारी चैनल के माध्यम से संचार होता है। इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक देशों के बीच में सीधे सरकारी चैनल, मतलब आप कहें कि आपको पता ही होगा कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने चैनल्स बना रखे हैं। ठीक है, वो चैनल्स कंप्लीटली गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, दूसरा कि वो ऑफिशियल्स जो आप कहें कि बड़े स्तर के लोग हैं, केवल वही लोग उस चैनल का प्रयोग कर सकते हैं। तो उन चैनल्स के माध्यम से, मतलब वो एक संचार करने का माध्यम है। ठीक है, अन्य देश के जो ऑफिशियल्स हैं, इंपॉर्टेंट लोग हैं, उनसे बात करने का एक माध्यम है। तो चैनल का माध्यम से क्या करते हैं, संचार करते हैं। कोई और पूरे देश में कोई और व्यक्ति उस चीज का प्रयोग नहीं कर सकता अगर वो ऑफिशियल्स नहीं है और एक वो उस स्तर पर नहीं है जिस स्तर पर उस चीज का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम बात करें प्रधानमंत्री के पास ऐसी सारी सुविधाएं हैं जो कि अन्य देश के साथ वो अपने, आप कह सकते हैं कि जहां पे उनका ऑफिस है वो वहां पे बैठ के अन्य देश के बड़े लोग या फिर प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री से बात कर सकते हैं डायरेक्टली ऑन फोन कॉल। ठीक है, तो वो क्या है, वो एक चैनल है जिसके माध्यम से क्या हो सकता है कि हम अन्य देश के एक सबसे बड़े व्यक्ति से बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि भाई सरकारी चैनल, दो या दो से अधिक देशों के बीच में सीधे सरकारी चैनल के माध्यम से क्या होता है, संचार होता है। ट्रैक 1 कूटनीति आमतौर पर राष्ट्रीय नेताओं, विदेश मंत्रियों, राजदूतों और अन्य स्तरीय सरकारी अधिकारियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये जो कूटनीति का आप कहें कि प्रयोग है ट्रैक 1 कूटनीति का, आमतौर पर क्या होता है, राष्ट्रीय नेता, राष्ट्र के जो बड़े बड़े नेता हैं उनके द्वारा, विदेश मंत्री जो राष्ट्र के राजदूत है, और अन्य उच्च स्तरीय सरकारी अधिकारियों के द्वारा की जाती है। ठीक है, बड़े स्तर के जो सरकारी अधिकारी हैं उनके द्वारा ही कूटनीति, जो ट्रैक 1 कूटनीति है वो की जाती है और इसमें कोई भी अनऑफिशियल या फिर नॉन गवर्नमेंट व्यक्ति शामिल नहीं होता। इसकी मुख्य विशेषताओं की बात करें,
आधिकारिक बातचीत। ट्रैक 1 कूटनीति में बातचीत सरकारों के बीच आधिकारिक रूप से होती है, ठीक है, आधिकारिक रूप से सरकारों के बीच में बातचीत होती है, सरकार का कोई भी मुद्दा हो वो सॉर्ट आउट किया जाता है। इसमें सरकारी अधिकारियों के बीच सीधा संवाद शामिल होता है जो राष्ट्रीय नीतियों और निर्णयों का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है, राष्ट्र के लिए जो नीतियां बनाना और उनके लिए जो देश के लिए जो नीतियां बनाना और निर्णय लेना है उसका प्रतिनिधित्व क्या करता है, ट्रैक 1 की जो कूटनीति है वो करता है। इसमें डायरेक्टली सरकारी जो अधिकारी हैं उच्च लेवल के उनके बीच में संवाद होता है, ठीक है, और वो संवाद के माध्यम से देश के लिए नीतियां बनाई जाती हैं और देश के लिए बड़े बड़े निर्णय लिए जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति डायरेक्टली देश के लिए निर्णय ले लेता, नहीं, उस निर्णय के लिए देश के जो बड़े बड़े लोग हैं उन सबके साथ बातचीत की जाती है और इसके लिए सरकारी चैनल्स का प्रयोग किया जाता है। अब बात करें विधायी अनुबंध। ट्रैक 1 कूटनीति के तहत किए गए समझौतों पर विधायी और कानूनी महत्व होता है। समझौतों का क्या होता है, विधायी होता है और उसका कानूनी महत्व होता है। जो भी समझौते ट्रैक 1 कूटनीति के अंतर्गत आते हैं उनके ऊपर कानूनी, उनका आप कह सकते हैं कि कानून के लिए वो एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाते हैं। इसके अंतर्गत होने वाले समझौते अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत बाध्यकारी होते हैं, ठीक है। अब क्या है कि ट्रैक 1 कूटनीति के अंतर्गत जितने भी समझौते होते हैं, ठीक है, चाहे वो दो देशों के बीच में हो, चाहे वो एक देश के आंतरिक रूप में हो, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत बाध्यकारी होते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कानून चल रहा है उसके लिए बाध्यकारी होते हैं, मतलब एक प्रकार से कहते हैं उसके अंतर्गत आते हैं, वो समझौता उन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के बाहर नहीं जा सकता। इस तरह से वो समझौता या फिर जो आप कहे प्रॉब्लम है उसे सॉर्ट आउट किया जाता है। फिर उच्च स्तरीय प्रतिनिधित्व की बात करते हैं। इसमें ये अभी हम विशेषताएं बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं ट्रैक 1 की मुख्य विशेषताएं। ट्रैक 1 कूटनीति की मुख्य विशेषताएं, पहली है आधिकारिक बातचीत, अंतर्राष्ट्रीय मतलब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिकारियों के बीच में बातचीत होती है। फिर विधायी अनुबंध होता है, ठीक है, समझौते किए जाते हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के बाध्यकारी होते हैं। फिर आता है उच्च स्तरीय प्रतिनिधित्व। इसमें उच्च स्तरीय सरकारी अधिकारी शामिल होते हैं जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और अन्य मुख्य अधिकारी, ठीक है। उच्च स्तरीय प्रतिनिधित्व, उच्च स्तरीय प्रतिनिधित्व से क्या तात्पर्य है यहाँ पे कि भाई केवल देश के बड़े लोग ही इसमें शामिल हैं ट्रैक 1 कूटनीति के अंतर्गत, ठीक है, वही लोग ये ट्रैक कूटनीति को चला रहे हैं, कूटनीति का प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसके अंदर कौन कौन शामिल हो सकता है, राष्ट्रपति हो सकता है, प्रधानमंत्री हो सकते हैं, विदेश मंत्री हो सकते हैं और अन्य मुख्य अधिकारी हो सकते हैं, ठीक है। उच्च स्तर के लोग इसमें शामिल होते हैं। वे अपने देश के सर्वोच्च नीति निर्माता होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए जो हमने नाम बताए ये लोग क्या हैं, देश के ये और साथ में जो अन्य प्रमुख अधिकारी हैं, ठीक है, जिनके बारे में आप कहें कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो देश के लिए, क्योंकि वो देश का क्या कर रहे हैं, देश के लिए सर्वोच्च नीतियों का निर्माण कर रहे हैं। ऐसी नीतियां जो कि देश को बहुत आगे तक चलाने में हमें मदद करेंगी, तो ऐसी नीतियों का निर्माण कर रहे हैं वो लोग मिलके, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, देश को क्या कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व एक प्रकार लीड कर रहे हैं देश को, ठीक है। तो उच्च स्तर के लोग इसमें शामिल होते हैं। संवाद के औपचारिक माध्यम, देखिए ट्रैक 1 कूटनीति में संवाद के लिए औपचारिक माध्यम का उपयोग किया जाता है जैसे दूतावास, आधिकारिक बैठक, शिखर सम्मेलन, कानूनी दस्तावेज, ठीक है। कूटनीति में आप कहें कि देखिए हमें जो हमने ऊपर आपको बताया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, संवाद के औपचारिक माध्यम, किन माध्यमों से संवाद हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, किन माध्यम से बातचीत हो रही है देश के अन्य लोगों के साथ। तो यहाँ पे क्या बताएगा, ट्रैक 1 कूटनीति के अंतर्गत जो सबसे पहला आता है वो है दूतावास। आपको पता होगा भारत के कई देशों में दूतावास बने हुए हैं या फिर अधिकांश देशों में दूतावास बने हुए हैं, वही अधिकांश देशों के भारत में दूतावास बने हुए हैं। तो अगर हमारा किसी अन्य देश के साथ कोई मुद्दा है, कोई परेशानी है, ठीक है, तो हम या तो हम दूतावास में जाके बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि औपचारिक माध्यम क्या है, दूतावास हो गया पहला माध्यम, आधिकारिक बैठक हो गई, ठीक है, जहां पे अधिकारी बैठ के बात कर रहे हैं, शिखर सम्मेलन हो गया जहां पे भाई शिखर सम्मेलन करवा दिया, वहां पे अगर कोई मुद्दा है तो कई सारे देश आके साथ में बैठ के बातचीत कर रहे हैं, तो अगर मेरा और किसी अन्य देश का भी मुद्दा है तो हम वो वहां पे बातचीत कर सकते हैं शिखर सम्मेलन में। और दूसरा आखिरी आता है कानूनी दस्तावेजों के माध्यम से भी बातचीत हो रही है। इसमें आमतौर पर पारंपरिक कूटनीति प्रक्रिया और प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है, ठीक है। इसमें आमतौर पर क्या होता है, पारंपरिक कूटनीति प्रक्रिया, ऐसी प्रक्रिया जो कि पुराने समय से चली आ रही है, पारंपरिक कूटनीति और फिर प्रोटोकॉल, कई सारे प्रोटोकॉलों का पालन किया जाता है। उदाहरण के लिए समझते हैं कुछ पॉइंटों को। संयुक्त राष्ट्र संघ की विभिन्न समितियों और महासभा की बैठक ट्रैक 1 कूटनीति का मुख्य उदाहरण है।
ठीक है, देखिए ट्रैक देश के सर्वोच्च लोग या फिर हम कहें सर्वोच्च ऐसे लोग जो कि सबसे ऊंचे स्तर पर है, वो संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, भारत के जो मुद्दे हैं वहां पे बताते हैं। तो देखिए ट्रैक वन कूटनीति का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण या फिर प्रमुख उदाहरण है संयुक्त राष्ट्र संघ में होने वाली महासभा की बैठकें। ठीक है, ये बैठकों में देश के सर्वोच्च लोग आते हैं। ठीक है, वो लोग जो कि देश के लिए नीतियां बनाते हैं, देश को आगे चलाने का काम कर रहे हैं, और वहां पे जो भी बातचीत हो रही है वो लोग कर रहे हैं। तो ये सबसे जरूरी चीज है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, सबसे प्रमुख उदाहरण है। इसमें सदस्य देशों के सरकारी प्रतिनिधि अपने राष्ट्रीय हितों को प्रस्तुत करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करते हैं। ठीक है, जो देश के राष्ट्रीय हित है उनको प्रस्तुत करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मुद्दा है किसी अन्य देश के साथ वो बात करेंगे। द्विपक्षीय वार्ता, भारत और पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता, भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर वार्ता, अमेरिका और रूस के बीच सशस्त्र नियंत्रण पर वार्ता आदि ट्रैक कूटनीति के उदाहरण है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो शांति वार्ता हुई वो एक ट्रैक वन कूटनीति है। चीन और भारत के बीच में सीमा विवाद का जो वार्ता हुई, बातचीत हुई, वो एक ट्रैक वन कूटनीति है। ठीक है, ट्रैक देखिए सिंपल सी बात है, ट्रैक वन कूटनीति एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंतर्गत देश के केवल ऑफिशियल्स और जो कि उच्च स्तरीय ऑफिशियल्स है वही लोग बैठते हैं, वही लोग देश के नीति निर्मातक बैठ के वहां पे जो देश के मुद्दे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर उनको सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी इतनी बात है। तो द्विपक्षीय वार्ता में क्या हो गया, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो मुद्दा था वो सॉर्ट आउट किया गया बैठ के। चीन और भारत के बीच में जो सीमा विवाद था उसके ऊपर जो वार्ता हुई वो कूटनीति के अंतर्गत आती है, ट्रैक वन कूटनीति के अंतर्गत। ठीक है, चीन और अमेरिका के बीच में जो शस्त्र नियंत्रण की वार्ता थी वो एक ट्रैक वन की कूटनीति का उदाहरण थी। इन वार्ताओं ने दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय अधिकारी शामिल थे। ठीक है, इन वार्ता में क्या थे, दोनों देश के उच्च स्तरीय जो सरकारी अधिकारी थे वो शामिल थे। बहुपक्षीय वार्ता की बात करें जिसमें काफी सारे लोग आके बैठ के बात करते हैं तो वो है विश्व व्यापार संगठन की वार्ताएं। विश्व व्यापार संगठन में क्या होता है कि कई सारे देश आते हैं, एक साथ बैठते हैं और बातचीत करते हैं। यूरोपीय संघ की बैठक, ठीक है, जिसमें कई सारे लोग शामिल हैं, मतलब कई सारे, एक प्रकार से कहते हैं विश्व व्यापार संगठन जो है, संगठन में शामिल जितने भी लोग हैं या जितने भी देश हैं उन देशों के गवर्नमेंट के टॉप ऑफिशियल्स आके बैठ के बातचीत करते हैं। यूरोपीय संघ की बैठक हो गई, G7 हो गई, G20 हो गई, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर होने वाली बैठक ट्रैक वन कूटनीति के उदाहरण है। इन बैठकों में कई देशों के सरकारी प्रतिनिधि शामिल होते हैं और वैश्विक मुद्दों पर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। अब बात करें महत्व की, ट्रैक वन कूटनीति के कुछ महत्व भी हैं, उन महत्वों को देख लेते हैं। ट्रैक वन कूटनीति का महत्वपूर्ण भूमिका अंतरराष्ट्रीय संबंधों में होता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों को अच्छा बनाना, सुलभ बनाना, ठीक है, और सभी देश एक दूसरे के साथ सही प्रकार से रहें, ये ट्रैक कूटनीति की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यह देशों के बीच विवादों को हल करना, सहयोग करने, बढ़ावा देने और स्थिरता बनाए रखने में मदद करती है। ट्रैक वन कूटनीति क्या है, देशों के बीच में जो विवाद है उसको हल करने के लिए, एक दूसरे का सहयोग बढ़ाने के लिए और स्थिरता बनाए रखने में मदद करती है। इसके माध्यम से महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो महत्वपूर्ण समझौते होते हैं उन पे ट्रैक वन कूटनीति के अंतर्गत क्या करे जाते हैं, समझौते किए जाते हैं, उसके माध्यम से समझौते किए जाते हैं, जो वैश्विक शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। अब बात करें ट्रैक वन कूटनीति के कुछ समस्याएं भी हैं इसके लिए, इन समस्याओं को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ट्रैक वन कूटनीति की कुछ समस्याएं भी होती हैं, वो देखें। पहले आता है राजनीतिक दबाव। सरकारी प्रतिनिधि अपने राष्ट्रीय हित के कारण समझौते करने में कठिनाई का सामना कर सकते हैं। ठीक है, देखिए देश के लिए नीतियां बनाना, समझौते करना, ऐसा नहीं है कि वो लोग जो वहां बैठे हुए हैं उस पोस्ट पे वो लोग बस सिग्नेचर कर रहे हैं, नहीं, उनको बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत बड़े स्तर पर चीजों को समझना पड़ता है। ठीक है, तो उनको ऊपर राजनीतिक दबाव भी पड़ सकते हैं किसी समझौते को लेके। तो सरकारी जो प्रतिनिधि है अपने राष्ट्र हित मतलब देश के हित के कारण समझौते करने में कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। गोपनीयता, कई बार बातचीत गोपनीय होती है जिससे पारदर्शिता की कमी हो सकती है। ठीक है, ट्रैक वन कूटनीति के कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जो बातचीत हुई है वो काफी ज्यादा गोपनीय रखी गई, तो क्या होता है, पारदर्शिता की कमी हो जाती है। पारदर्शिता मतलब ट्रांसपेरेंसी की कुछ हद तक कमी हो गई। अब जब कमी हो गई तो सपोज करिए, इस प्रकार से समझिए कि दो देशों के बीच में विवाद चल रहा था और उनके बीच में कूटनीति ट्रैक वन के अंतर्गत क्या हुआ, समझौते हुए, तो कई सारी बातचीत गोपनीय हुई। तो वहां पे एक अन्य देश, जिस देश के साथ हमारा मुद्दा था उस देश को कुछ कई सारी बातें नहीं पता चली, तो वहां पे पारदर्शिता की कमी हो गई, तो ये एक समस्या आ जाती है। लचीलेपन की कमी, ट्रैक वन कूटनीति के तहत प्रक्रिया कठोर हो सकती है और लचीलेपन कम हो सकता है। ट्रैक वन कूटनीति के अंतर्गत जो प्रक्रिया है वो काफी ज्यादा कठोर हो सकती है। ठीक है, और लचीलापन कम देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए लचीलापन कहाँ देखने को मिलेगा, जहां पे हम ढील छोड़ेंगे। ठीक है,
पर यहाँ तो ढील नहीं छोड़ी जा सकती अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी समझौते को लेके, क्योंकि वो देश का भविष्य तय करते हैं। इसीलिए ट्रैक 1 कूटनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो सरकारी स्तर पर संवाद समझौते के माध्यम से वैश्विक शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। ठीक है, ट्रैक 1 कूटनीति क्या करती है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझौते करवाती है, वैश्विक शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने का काम करती है। अब आती है ट्रैक 2 कूटनीति। ट्रैक 2 कूटनीति एक जटिल बहुआयामी कूटनीतिक प्रक्रिया है जो मुख्यतः अनौपचारिक और गैर संचारित होती है। अब देखिए, ऊपर वाली जो ट्रैक 1 थी, ट्रैक 1 के अंतर्गत कंप्लीटली सब कुछ गवर्नमेंट के अंतर्गत आता था। ठीक है, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स काम करते थे। ट्रैक 2 के अंतर्गत क्या है? एक तो ये बहुआयामी है, मतलब कई सारे सेक्टर्स में फैली हुई है। दूसरा अनौपचारिक है और गैर संचारित है, मतलब इसमें ज्यादातर अनऑफिशियल्स लोग शामिल हैं। ठीक है, और गैर संचारित है। इसमें अंतर समुदाय कूटनीति, इसे अंतर समुदाय कूटनीति के रूप में भी जाना जाता है। यह प्रक्रिया उन परिस्थितियों में प्रभावी होती है जहां पारंपरिक ट्रैक 1 कूटनीति कारगर नहीं होती। ठीक है, कूटनीति 2 वहां पे ज्यादातर काम करती है जहां पे ट्रैक 1 कूटनीति काम नहीं कर पाती। ट्रैक 2 कूटनीति का मुख्य उद्देश्य संघर्ष समाधान और स्थायी शांति स्थापित करना है। ट्रैक 2 का क्या मुख्य उद्देश्य है? कि संघर्ष को समाधान किया जा सके और स्थायी शांति को स्थापित किया जा सके। ट्रैक 2 कूटनीति की अवधारणाओं के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, ट्रैक 1 में क्या होता है? सारा का सारा गवर्नमेंट का काम होता है और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स काम करते हैं। ट्रैक 2 कूटनीति में ज्यादातर लोग हम कहें कि अनौपचारिक होते हैं, जो गवर्नमेंट से जुड़े नहीं होते और गैर संचालित होते हैं। और ये वहां पे काम आता है जहां पे ट्रैक 1 कूटनीति काम नहीं आती। अब बात करें इसके कुछ अवधारणाओं की। अनौपचारिक संवाद। ट्रैक 2 कूटनीति के तहत संवाद अनौपचारिक होता है। अनऑफिशियल मतलब संवाद होगा, बातचीत होगी। इसमें सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को शामिल नहीं किया जाता। इसमें ना ही सरकार शामिल होती है, ना ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बना कोई संगठन, बल्कि व्यक्तिगत और गैर सरकारी समूहों के माध्यम से बातचीत की जाती है। अब इसमें क्या होता है? एक तो व्यक्तिगत बातचीत होती है, लोग बैठ के बात करते हैं, इंडिविजुअल्स। ठीक है, गैर सरकारी समूह, ऐसे समूह जो कि सरकार से जुड़े हुए नहीं है, किसी भी तरह बैठ के बात करते हैं। यह संवाद संघर्ष समाधान की दिशा में रणनीतियां विकसित करने, जनमत को प्रभावित करने और मानव व भौतिक संसाधनों का प्रबंधन करने का प्रयास करते हैं। तो ये जो संवाद है या ये जो बातचीत है, अनौपचारिक संवाद जो है, ये रणनीतियां विकसित करते हैं, रणनीति बनाते हैं। जनमत मतलब जनता के मत में जो चीजें हैं उनको प्रभावित करते हैं और मानव और भौतिक संसाधनों के प्रबंधन करने का प्रयास करते हैं। सामुदायिक और निजी पहल। ट्रैक 2 कूटनीति में शामिल एजेंट निजी व्यक्ति होते हैं। ठीक है, प्राइवेट पर्सन होता है, जो कि पूर्व सरकारी अधिकारी, थिंक टैंक, गैर सरकारी संगठन, एनजीओस और धार्मिक संगठन हैं। जैसे कि ठीक है, कूटनीति 2 में मतलब कूटनीति 2 में ट्रैक 2 कूटनीति में क्या होता है? जो एजेंट शामिल होते हैं, एक तो वो प्राइवेट पर्सन होता है, दूसरा वो कहां से जुड़ा हो सकता है, मतलब आप कह सकते हैं कि गैर सरकारी संगठन का हो सकता है। ठीक है, या फिर सरकार में बहुत पहले काम करा हुआ कोई व्यक्ति हो सकता है, पूर्व सरकारी अधिकारी हो सकता है। ठीक है, या धार्मिक संगठन से जुड़ा कोई व्यक्ति हो सकता है। ये एजेंट्स संघर्ष क्षेत्र में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं और शांति स्थापना का प्रयास में महत्वपूर्ण भूमिका। ये जो एजेंट है, ये संघर्ष क्षेत्र में एक्टिव होते हैं पूरी तरह से और शांति स्थापना का प्रयास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्थायी समाधान की बात करें, इस कूटनीति का मुख्य उद्देश्य दीर्घकालिक स्थायी स्थापना, शांति स्थापना, मतलब दीर्घकालिक मतलब लंबे समय तक चलने वाली ऐसी शांति की स्थापना करना है। इसमें शामिल एजेंट का उद्देश्य संघर्ष को समाप्त करना, स्थायी समाधान तैयार करना है। ठीक है, संघर्ष को समाधान करना। इस आप कहें कि ट्रैक 2 कूटनीति के अंतर्गत जितने भी एजेंट्स होते हैं, उनका महत्वपूर्ण काम क्या है? उद्देश्य संघर्ष को समाप्त करना, स्थायी समाधान तैयार करना, ऐसा समाधान जो कि स्थायी हो, परमानेंट हो। यह प्रक्रिया धीरे धीरे और समर्पित प्रयासों के माध्यम से चलती है, जिसमें दोनों पक्षों की इच्छा और सहयोगों को आवश्यक होती है। ठीक है, दोनों पक्ष की इच्छाओं को देखा जाता है और बाकी सारी चीजों को देखकर क्या करा जाता है? काम किया जाता है। बात करें उदाहरणों की, फिलिस्तीनी इजराइल संघर्ष। ट्रैक 2 कूटनीति का मुख्य उदाहरण फिलिस्तीनी और इजराइल के बीच का संघर्ष है। इस संघर्ष को हल करने के लिए ट्रैक 2 कूटनीति का उपयोग किया गया, जिसमें विभिन्न गैर सरकारी एजेंट्स ने सक्रिय रूप से भूमिका निभाई। फिलिस्तीनी और इजराइल के बीच में जो संघर्ष चल रहा था, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, उस संघर्ष को समाप्त करने के लिए सरकारी
गैर सरकारी एजेंट्सों ने सक्रिय रूप से भूमिका निभाई और ये जो आप कहें कि संघर्ष था इसको कम करने की कोशिश करी। तो आप देखिए, ठीक है, ट्रैक 2 का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है कि दो फिलिस्तीनी और इजराइलियों के बीच में जो संघर्ष चल रहा था उसको समाप्त करने के लिए गैर सरकारी संगठन या फिर गैर सरकारी लोगों ने काम किया। फिर आता है दक्षिण अफ्रीका। उदाहरण के तौर पर दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ संघर्ष के दौरान ट्रैक 2 कूटनीति का उपयोग हुआ था। इसमें विभिन्न सामुदायिक नेताओं और गैर सरकारी संगठनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और शांति स्थापना की दिशा में योगदान दिया। ठीक है, जो समुदाय ऐसे नेता मतलब समुदाय के बने हुए नेताओं ने और गैर सरकारी संगठनों ने दक्षिण अफ्रीका में जो रंग भेद की नीति थी उसको समाप्त करने का काम किया, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, शांति स्थापना करने की दिशा में क्या करा, महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब इसकी कुछ कमजोरियों की भी बात कर लेते हैं। जैसे ट्रैक 1 की कुछ कमजोरियां थी वैसे इसकी कुछ कमजोरियां हैं ट्रैक 2 की। संसाधनों की कमी। ट्रैक 2 कूटनीति में शामिल एजेंट्स को अक्सर संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ सकता है जो प्रयासों को सीमित कर सकती है कर सकता है। ठीक है, अब देखिए संसाधनों की कमी हो सकती है। देखिए सरकार के पास तो बहुत सारे संसाधन है, ठीक है, परंतु जो गैर सरकारी संगठन है उनके पास संसाधनों की लिमिटेशंस होती है, काफी सारे लिमिटेड संसाधन होते हैं। तो जो एजेंट्स उसमें काम कर रहे हैं अक्सर उनको संसाधन की कमी का सामना करना पड़ता है और उनके द्वारा किए गए प्रयासों को सीमित कर दिया जाता है उनके अकॉर्डिंग। राजनीतिक शक्ति का अभाव। इसमें शामिल एजेंट्स के पास अक्सर राजनीतिक शक्ति नहीं होती जिससे उनके प्रयास प्रभावशीलता सीमित हो सकते हैं। देखिए राजनीतिक शक्ति गवर्नमेंट के पास पावर है, ठीक है, गवर्नमेंट के पास पावर है, क्या है, तो राजनीतिक शक्ति गवर्नमेंट के पास है, जो नॉन गवर्नमेंट है उनके पास नहीं है। तो इस चीज का प्रभाव उन लोगों को देखना पड़ता है क्योंकि उनके द्वारा किए गए काम या फिर लिए गए निर्णय इतने ज्यादा प्रभावशील नहीं होते जितने कि राजनीतिक शक्ति द्वारा लिए गए होते हैं। फिर आता है समन्वय की कमी। ट्रैक 2 कूटनीति में समन्वय की कमी भी बड़ी चुनौती हो सकती है जिससे प्रक्रिया की सफलता पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जो भी प्रक्रिया जो भी काम किया गया उसकी सफलता पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि कूटनीति में समन्वय की कमी होती है। बात करें निष्कर्ष की, ट्रैक 2 कूटनीति संघर्ष समाधान के लिए महत्वपूर्ण और प्रभावी उपकरण है। ठीक है सर, ट्रैक 2 भी एक इंपॉर्टेंट आप कहें कि रास्ता है किसी भी संघर्ष को समाधान करने का। यह पारंपरिक कूटनीति के पूरक के रूप में कार्य करती है और उन क्षेत्रों में भी शांति स्थापित करने में मदद करती है जहां पारंपरिक कूटनीति असफल हो जाती है। ठीक है, मतलब ट्रैक 1 कूटनीति जो है वो पारंपरिक कूटनीति है, तो ट्रैक 1 कूटनीति के पूरक काम करने की कोशिश करती है, उसकी तरह काम करने की कोशिश करती है और वहां पे भी काम करती है जहां पे ट्रैक 1 कूटनीति काम नहीं कर पाती। मतलब जहां पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी काम नहीं कर पाएंगे ना, वहां पे ट्रैक 2 जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो काम कर पाएंगी। इसमें इसके माध्यम से समुदाय और गैर सरकारी एजेंट्स के माध्यम से शांति स्थापना की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए जाते हैं। ठीक है, तो ट्रैक 1 जो है वो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, ट्रैक 2 है वो नॉन गवर्नमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, अब बात करें मल्टी ट्रैक कूटनीति की। एक बार मल्टी ट्रैक कूटनीति को भी देख लेते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मल्टी ट्रैक कूटनीति एक समग्र दृष्टिकोण है जिसमें विभिन्न स्तरों और क्षेत्रों में एक साथ काम करके संघर्ष समाधान और शांति निर्माण की प्रक्रिया की जाती है। जो मल्टी ट्रैक कूटनीति है ये कौन सा दृष्टिकोण है जिसमें विभिन्न स्तरों पर और क्षेत्रों में एक साथ मिलकर क्या किया जाता है, काम किया जाता है। इसमें पारंपरिक ट्रैक 1 और ट्रैक 2 कूटनीति के बीच की खाई को पटाने की प्रयास किया जाता है और इसमें और विधिक तत्व शामिल होते हैं। ठीक है, देखिए इसमें ट्रैक 1 भी शामिल है और ट्रैक 2 भी शामिल है और इन दोनों के बीच में आप जो कह सकते हैं खाई हुई है, मतलब खाई मतलब गहराई है, परेशानियां हैं, उनको भी कम किया जाता है। मल्टी ट्रैक कूटनीति के 8 ट्रैकों में विभाजित किया गया। देखिए मल्टी ट्रैक जो कूटनीति है उसको 8 में बांटा गया है। अब उसको देख लेते हैं। ट्रैक 1 है सरकारी, जो कि हमने ऊपर बात करें ट्रैक 1 कूटनीति के अंतर्गत सारे के सारे सरकारी आते हैं, कोई भी अनौपचारिक या फिर अनऑफिशियल नहीं होते हैं। गैर सरकारी में सारे के सारे कौन से होते हैं, अनऑफिशियल्स होते हैं, नॉन गवर्नमेंट से रिलेटेड लोग होते हैं, कोई भी गवर्नमेंट का व्यक्ति नहीं होता है। बात करें ट्रैक 3 की, ये आता है व्यापारिक ट्रैक में। इसमें व्यापार और उद्योग जगत के नेता के माध्यम से शांति और विकास में पहल शामिल किए थे। ठीक है, इसमें व्यापार के बड़े बड़े नेता शामिल होते हैं और इनके माध्यम से शांति और विकास किया जाता है। आर्थिक सहयोग, व्यापारिक संबंध के माध्यम से संघर्ष समाधान की कोशिश की जाती है। जो भी संघर्ष चल रहा है उसको आर्थिक सहयोग प्रदान करके या फिर व्यापारिक संबंधों के माध्यम से उस संघर्ष को समाधान किया जाता है। फिर आता है चौथा नागरिक समाज ट्रैक 4। इसमें स्थानीय समुदाय, गैर सरकारी संगठन, नागरिक समूहों के माध्यम से शांति
और विकास के प्रयास शामिल है। ठीक है, इस जो नागरिक समाज है इसमें स्थानीय समुदाय के लोग शामिल होते हैं, गैर सरकारी संगठन शामिल होते हैं। ठीक है, नागरिक समूह के जो आप कहें नेता होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, वो सब शामिल होते हैं और वो मिलकर क्या करते हैं, शांति और विकास का प्रयास करते हैं। इसका उद्देश्य समाज में विभिन्न वर्गों के बीच विश्वास को बढ़ावा देना है। ट्रैक 5 आता है शिक्षा का ट्रैक। इसमें शैक्षिक संस्थान, ठीक है, देखिए जिससे नाम रिलेटेड है उसी फील्ड के लोग उसमें रिलेटेड हैं। जैसे शिक्षा ट्रैक में बात करें तो शिक्षा के संस्थान हो गए, शिक्षक हो गए, छात्र हो गए, के माध्यम से क्या करा जाता है, शांति की स्थापना की जाती है, पहल की जाती है। शिक्षा के माध्यम से जागरूकता, संवेदनशीलता को बढ़ावा देने की कोशिश की जाती है। बात करें धार्मिक ट्रैक की तो धर्म से रिलेटेड जितने भी नेता हो गए, संस्थान हो गए, वो सब धार्मिक ट्रैक के अंतर्गत आते हैं, जो कि ट्रैक नंबर 6 है। ठीक है, धार्मिक नेता हो गए, संस्थान हो गए, इनके माध्यम से क्या शांति और सद्भावना की पहल शामिल होती है। धार्मिक संवाद और विश्वास के माध्यम से संघर्ष समाधान की कोशिश की जाती है। आप कहें कि धर्म से रिलेटेड जो बातचीत है, विश्वास है, उनके माध्यम से जो भी संघर्ष चल रहा है उसका समाधान करने की कोशिश की जाती है। मीडिया ट्रैक की बात करें तो इसमें मीडिया और संचार माध्यमों के माध्यम से शांति को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, मीडिया के माध्यम से और संचार के माध्यम से शांति को बढ़ावा दिया जाता है, लोगों को जागरूक किया जाता है, सकारात्मक संदेश फैलाने में मदद करता है। फिर आता है फंडिंग ट्रैक। इसमें शांति और विकास के प्रयास के लिए वित्तीय सहायता और संसाधन जुटाने की पहल होती है। इसका उद्देश्य शांति निर्माण प्रक्रिया को वित्तीय सहयोग प्रदान करना है। ठीक है, देखिए फंड जो ट्रैक है, फंडिंग ट्रैक है, इसका मतलब क्या है कि इसमें पैसों को इकट्ठा किया जाता है, संसाधनों को इकट्ठा किया जाता है, ताकि शांति स्थापना का जो प्रोसेस है उसके दौरान जो खर्चा हो, जो संसाधन लगे, वो फंडिंग ट्रैक के द्वारा प्रदान किए जा सके। उदाहरण के लिए देख लेते हैं इन सभी ट्रैकों के बारे में फटाफट। पहले आता है ट्रैक 1, सरकारी अधिकारी औपचारिक वार्ताओं के माध्यम से शांति समझौते करने की कोशिश करते हैं। जो सरकारी अधिकारी हैं वो औपचारिक तौर पे बातचीत करके जो भी समझौता है उसे करते हैं और शांति स्थापना करने की कोशिश करते हैं। फिर आता है ट्रैक 2, गैर सरकारी संगठन विशेषज्ञ अनौपचारिक बातचीत, ठीक है, अनऑफिशियल बातचीत के माध्यम से क्या करते हैं, संभावित समाधान खोजने की कोशिश करते हैं। ट्रैक 3 में बताया गया व्यापारिक जो नेता है, व्यापार से रिलेटेड ये ट्रैक है। व्यापारिक नेता आर्थिक सहयोग बढ़ाने और व्यापारिक संबंध सुधारने की कोशिश करेंगे ताकि आर्थिक स्थिति स्थिरता आ सके। ठीक है, आर्थिक रूप से जो स्थिरता लाने की कोशिश की जाती है वो ट्रैक 3 व्यापारिक में की जाती है और इसमें व्यापार के बड़े बड़े नेता आर्थिक सहयोग प्रदान करते हैं। ट्रैक 4 के अंतर्गत क्या बताया गया है कि नागरिक समाज में समूह स्थानीय स्तर पर विश्वास और समझ बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे। ट्रैक 4 में जो नागरिक समूह है, आप कहें जिस भी जगह पे ये आप ट्रैक 4 की दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है, वहां के जो समूह है, जो स्थानीय स्तर के जो लोग हैं उनके बीच में विश्वास बढ़ाने का काम किया जाता है। ट्रैक 5 के अंतर्गत शिक्षक संस्थान आते हैं, छात्र और समुदाय शांति को बढ़ावा देने के लिए मदद करते हैं। ट्रैक 6 में क्या बताया गया, धार्मिक नेता, उनके अनुयायी, ठीक है, धर्म से जुड़े बड़े बड़े नेता और उस धर्म को मानने वाले लोग शांति और सद्भावना के संदेश को फैलाते हैं। फिर आता है ट्रैक 7, मीडिया संघर्ष के विभिन्न पहलुओं को उजागर करके और सकारात्मक कहानियों को साझा करके शांति का निर्माण किया जाता है। ठीक है, मीडिया क्या करती है, संघर्ष को समाधान करने के लिए अलग अलग कहानियां फैलाती है, अलग अलग बातचीत, जो जागरूकता है वो चीजें फैलाती है ताकि संघर्ष को समाधान किया जा सके। ट्रैक 8 के अंतर्गत क्या बताया गया है कि विभिन्न संस्थाएं, दानदाताएं शांति प्रक्रिया को वित्तीय सहयोग प्रदान करते हैं। ठीक है, ऐसे लोग जो कि दान करना चाहते हैं, इस चीज से जुड़े हुए हैं, वो वित्तीय सहयोग प्रदान करते हैं। इस प्रकार मल्टी ट्रैक कूटनीति के माध्यम से सभी संबंधित पक्षों को शामिल करके विभिन्न दृष्टिकोणों से समस्या का समाधान खोजने की कोशिश की जाती है। ठीक है, मल्टी ट्रैक के अंतर्गत क्या होता है, अलग अलग पक्षों को साथ में लाकर बातचीत करवाई जाती है और अलग अलग दृष्टिकोणों को अपनाकर समाधान को खोजा जाता है। इससे शांति और स्थिरता की संभावनाएं बढ़ जाती है। ये आपका खत्म हो चुका है यूनिट 4 का सी पार्ट, जो कि था कूटनीति के बारे में। ट्रैक 1 और ट्रैक 2 और मल्टी जो ट्रैक है उसके बारे में था। कंप्लीट हो चुका है यूनिट 4 का पार्ट सी, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो कवर अप कराए हैं। तो ये थी आपकी आज की वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा है तो टेलीग्राम ज्वाइन करिए। आप काफी सारी चीजें मिस कर रहे हैं, वीडियो से रिलेटेड नोट्स, ठीक है, और ऐप से रिलेटेड डिटेल्स, कॉलेज रिलेटेड डिटेल्स, सब कुछ हमारे टेलीग्राम पे अवेलेबल है, आपको वहां जाके देखने को मिलेगी। तो उसको ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ में इंस्टाग्राम को ज्वाइन करिए। आपका कोई भी डाउट हो डायरेक्टली आप हमें मैसेज करिए, हम आपके डाउट को सॉल्व आउट करेंगे, चाहे क्वेश्चन हो, चाहे एग्जाम रिलेटेड डाउट हो, चाहे कोई और आपका पर्सनल डाउट हो। बात करें यूट्यूब की,
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोट्स, जो वीडियोस है वो जल्दी आने वाले हैं एग्जाम से पहले, तो ये आपकी काफी हेल्प करेंगे। अगर आपको इस सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, ठीक है, नोट्स चाहिए, तो कंप्लीट नोट्स हमारे साइट पे अवेलेबल हो चुके हैं, जिसमें यूनिट 1 से लेकर 4 तक सब कुछ हमारे चैनल पर, मतलब जो नोट्स का स्टोर है वहां पे अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारा एप्लीकेशन, द लर्नर्स कम्युनिटी DUSL, फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्ले स्टोर पे आप DUSL सर्च करेंगे, आपको देखने को मिल जाएगा। ये हमारे एप्लीकेशन का लोगो है। जाइए एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। आप एप्लीकेशन में नोट्स, आप फ्री में नोट्स पढ़ पाएंगे, कॉलेज के अपडेट्स आपको फ्री में मिलेंगे, क्वेश्चन पेपर आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, ऐप में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। SOL का सिलेबस, कोई भी सिलेबस हो, कोई भी सेमेस्टर हो, आपका कोई भी कोर्स हो, आपको वहां देखने को मिल जाएंगे। साथ में स्टूडेंट पोर्टल पर आपको स्टूडेंट से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं सब देखने को मिलेंगी। फिर आता है स्टडी नोट्स। आप चाहे तो पेड नोट्स भी हमारे ऐप के थ्रू देख सकते हैं और उनको बाय कर सकते हैं, डायरेक्टली उनकी PDF बाय कर सकते हैं, ठीक है। रिजल्ट सारे के सारे हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो ये थी आपकी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।